पॉलिटिकल कमेटी के लोग भी थे। और कल जो था ना, पार्टी के सारे लोग सीधे हो गए। एक तो उसकी चेयर जो था वो गौहर खान साहब ने की, ठीक, एज ए चेयरमैन। उन्होंने कहा जी मैं चेयरमैन हूँ, वो चेयरमैन थे। सब लोग उन्हें मुखातिब करते रहे। तो सबसे पहले गौहर खान साहब ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा मैं मामलात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और ये याद रखें कि उसमें बुशरा बीबी उस इजलास में शामिल थे, ठीक है, वो भी जोम पे थी। जोम पे ये सारा इजलास हुआ था। गौहर खान साहब ने कहा जी कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी जेल के अंदर, जब ये धरना या एहतजाज शुरू हुआ था उससे पहले। और इमरान खान साहब को हमने बताया था कि हमें संजानी का एक मुकाम दिया जा रहा है, और अगर आप अलाउ करें तो हम वहाँ संजानी में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप लोग संजानी में जाके बैठें। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से हमने कहा कि मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्या हमने ये जारी रखने या इसके अंदर इल्तवा लेके आना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इन मुज़ाकरात को जारी रखें, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जी मैंने इमरान खान साहब को बताया कि ये जो प्रोटेस्ट पेशावर से निकला है इसमें बुशरा बीबी भी शामिल है। अच्छा, उन्हें मालूम ही नहीं? इमरान खान साहब को कतन मालूम नहीं था कि बुशरा बीबी जो है उस प्रोटेस्ट में शामिल है, या उन्होंने इसके अंदर आना था, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको रोका था। और उससे पहले ये खबरें चलने शुरू हो गई थी कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ रहे। आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। बल्कि हमने भी खबर दी कि उनकी तबीयत ख़राब है तो अब वो इसमें नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के कहने पे ये खबर उड़ाई थी कि जब उनकी तबीयत ख़राब है तो अब वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे और गंडापुर साहब भी इसे लीड करेंगे। तो गौहर खान साहब के बकौल जो कल उन्होंने इजलास में बताया लोगों को, उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब को बताया कि बुशरा बीबी जो है वो भी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है। इस चीज़ का इमरान खान साहब को बिल्कुल पता नहीं था, और खान साहब उसके ऊपर खामोश हो गए। और खामोश होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने खुद फैसला किया इसका। तो बकौल गौहर खान साहब के कि इमरान खान साहब ने ये सुन के थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की, थोड़े से अनईजी थे वो। और फिर उन्होंने कहा जी कि अगर ये बुशरा बीबी ने फैसला किया तो उन्होंने खुद ही फैसला किया है। बहरहाल इसके बाद वो खामोश हो गए, और उन्होंने हमें कहा जी आप जाएं और संजानी में जाके जलसा आप वो इज्तिमा जो है उसको वहाँ रखें और वहीं पे बैठें आप। और कहने लगे उसके बाद जब मैं बुशरा बीबी के पास आया और उनसे कहा कि जी ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया है, तो उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, खान ने ये कहा ही नहीं है। अच्छा। और बुशरा बीबी ने हमारी बात नहीं मानी, और उसके बाद वो इस प्रोटेस्ट को लेके आगे बढ़ गई डी चौक की तरफ। ओके। और उसमें फिर उन्होंने गौहर खान ने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं चेयरमैन हूँ, और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है। और जब पार्टी को या पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है, ये सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर यकीन नहीं है, तो फिर हम ये उधर छोड़ देते हैं। ठीक है, आज आप बैठ जाएं और खुद ही आप पार्टी चला लें। और ये नहीं होगा। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर ये मामला कैसे चल सकता है। सही। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है वहाँ पे साइलेंस हो गई, बुशरा बीबी की तरफ से कोई बात नहीं की। फिर सलमान अकरम राय साहब बोले, और उस पर भी फिर उन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी आप होते कौन है, आप लोग हमारी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाने वाले। हमने पार्टी को जिंदा रखा हुआ है, हमने पार्टी के लिए मारें खाई हुई हैं, हम हर जेल के अंदर जाते हैं, हर मुकदमा हम लड़ रहे हैं सर, और इसके साथ साथ वर्कर्स की केयर कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को संभाल लें हम। और जब खान ने कह दिया और हम बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, तो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी बात पे यकीन नहीं किया और क्यों नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये अनएक्सेप्टेबल है, हम किसी के ख़ानदानी मुलाजिम नहीं है, इमरान खान हमारा लीडर है और उस लीडर की बात जो है हम मानेंगे और उसके मुताबिक काम भी करेंगे, लेकिन उनके ख़ानदान को जवाब दें हम नहीं हैं। तो आइंदा हमें ना ये कोई बंदा सुनाए ना ये बात करे, और जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा, पार्टी की सियासी कमेटी करेगी। जब सियासी कमेटी बनी हुई है और इसीलिए बनी हुई है कि उसने सियासी फैसले करने हैं, तो इसे ओवर रूल करने वाले कौन लोग होते हैं। तो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अली मोहम्मद खान साहब भी बोले, उन्होंने भी वहाँ पे ठीक ठाक तकरीर की। उन्होंने कहा जी सलमान अकरम राजा साहब हमारे हीरो हैं, गौहर खान साहब हमारे हीरो हैं। कल मुझसे पूछा गया था, यानी उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि मैं कहाँ था, तो मेरा चेयरमैन सामने बैठा हुआ है, मैंने उसे सारी बात बताई थी। तो चेयरमैन साहब को अगर कोई एतराज़ था तो वो मुझसे पूछ लेते, लेकिन कोई और कौन होता है मुझसे पूछने वाला, और हम तो जवाब दे हैं गौहर खान को जो हमारे चेयरमैन है। और फिर सब लोग बाकी बोले कि जनाब जी हमने तो गौहर खान साहब से बात की है, गौहर खान साहब मुतमईन है हमारी बात पे, तो अगर कोई एतराज़ है तो इनको बात करनी चाहिए। कोई और कौन होता है बोलने वाला और पूछने वाला, तो हम तो उनको नहीं मानते, ना हम जानते हैं उनको। तो वो बुशरा बीबी को ठीक ठाक सुना दी वहाँ सब लोगों ने। अब बुशरा बीबी उसके ऊपर खामोशी अख्तियार करके बैठी रही।
तो उन्होंने कोई उफ तक नहीं की। जो पहले पिछली मरतबा थानेदार बरी हुई थी ना मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उनके लहजे के अंदर एक थानेदारी है। आप में से कोई शख्स शायद जानता ही नहीं है कि वो पूरी थानेदार नहीं है। जब वो बात करती थी ना, जब इमरान खान साहब का दौर था, तो वो बाकायदा बेइज्जती करती थी लोगों की, और इमरान खान साहब की बेइज्जती लोगों के सामने कर देती थी वो। अच्छा। और इस लहजा उनका बड़ा तल्ख है, बड़ा सख्त है। सब मुलाजमीन फारिग कर दिए थे उन्होंने। हाँ, वो अगर आप उनकी ऑडियोज भी सुने ना, तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाता है। उन्होंने पार्टी को उसी तरह थानेदारनी की तरह चलाने की कोशिश की है, जो ज़ाहिर है एक जमहूरी पार्टी है और इसके अंदर लोग बाइज़्ज़त लोग हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वकालत की है, और बड़े ठीक वेल ऑफ लोग हैं, तो वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू सुनेंगे। तो कल लोगों ने ठीक ठाक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, बुशरा बीवी को पैकअप करके रख दिया उनका। ठीक है। और बीवी चुप रही, फिर उसके बाद वो एग्जिट कर गई वहाँ से। और उसके बाद फिर सब लोगों ने कहा कि कोई इस्तीफ़ा नहीं हो रहा, ना गौहर खान साहब इस्तीफ़ा देंगे। गौहर खान साहब ने तो ये क्लेम ही नहीं किया था कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, ना उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया था। सलमान अकर राजा साहब और हामिद रज़ा साहब का इस्तीफ़ा था, तो सब ने हामिद रज़ा साहब से रोका कि जी आप क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो हामिद रज़ा साहब ने कहा कि अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किसी को, तो फिर मुझे यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। ठीक है। तो उनसे कहा जी आप इस्तीफ़ा वापस लें। और सलमान अकर राजा साहब से कहा गया जी आप सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, आपके अलावा कोई शख्स सेक्रेटरी जनरल नहीं होगा, तो आपने भी इस्तीफ़ा नहीं देना। तो उनका इस्तीफ़ा ही वापस हो गया, लिहाजा आप इस्तीफ़े वहाँ पे नहीं है। तो पार्टी जो है, मेरा ख्याल है अब गौहर खान साहब जो है वो बाकायदा उन्होंने पार्टी संभाल ली है। और साथ कल कोर कमेटी ने यह फैसला किया है कि अगर गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं तो गौहर खान साहब उसे दोबारा स्टार्ट करें। तो गौहर खान साहब आज दोबारा गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे और मुज़ाकरात का एक दोबारा फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है पार्टी की तरफ। चौधरी साहब, ये सारे मामले में गंडापुर साहब ने क्या बताया कि वो यहाँ क्या कर रहे थे? गंडापुर साहब से पूछा जी कि आप वहाँ से क्यों भाग के आए, तो गंडापुर साहब ने कहा कि क्योंकि बीबी मेरे साथ गई हुई थी और इनकी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी, तो इनकी जान जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक इनके ऊपर कातलाना हमला हो रहा है और ये जिंदा नहीं रह सकेंगी, तो मैं उनकी हिफाजत करते हुए उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आया हूँ। तो गंडापुर साहब ने एक अजीब सा जवाब दिया, फिर उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ गिनवाई कि मैंने पार्टी के लिए क्या क्या किया और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो खौफनाक किस्म की फायरिंग हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो मैंने तो ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो हमारी लीडर की बेगम है, तो मैंने बेगम साहबा की हिफाजत में ये इतना बड़ा बोल्ड फैसला किया। तो उन्होंने सारा मामला जो था ना बुशरा बीबी को डाल दिया कि जी मैं तो इनकी जान बचा रहा था, अगर मैं इनको वहाँ से ना लेके आता तो इनकी तो जान चली जाती, तब फिर मैं इमरान खान साहब को क्या मुंह दिखाता। तो उन्होंने सारा मुद्दा जो है ना वो बुशरा बीबी के गले डाल दिया, उनके मत्थे मार दिया जी कि इनकी वजह से मुझे आना पड़ गया। और वो उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि बुशरा बीबी जो है वो गई थी वहाँ से, अगर मैं ना एन वक्त पर रेस्क्यू करता इनको तो इनकी जान चली जाती। अच्छा चौधरी साहब, ये सारा मामला जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि पार्टी में कोई डी चौक नहीं आना चाहता था सिवाय बुशरा बीबी। ना कोई शख्स नहीं आना चाहता, गंडापुर भी नहीं आना चाहते थे, कोई शख्स भी। और इमरान खान साहब ने संजानी का फैसला बड़ा ज़बरदस्त किया था। सारे पॉलिटिकल विजडम है, पुराना बंदा है, 26-27 साल से मार खाई हुई है। दूसरा उसको अंदाज़ा है कि अगर संजानी में बैठे होते ना, बड़ी दिलचस्प सूरत होती वहाँ पे बैठे होते। इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट आज भी बंद होता और कंटेनर यहाँ पे लगे होते। लाहौर, रावलपिंडी, कराची के सारे रास्ते बंद होते, मोटरवे सारे बंद होते इस वक्त भी। और वहाँ पे काफ़िले जो है इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुँच रहे होते, खैबर पख्तूनख्वा से और लोग आ जाते। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त रौनक लगी होती, बाहर से लोग जो बैठे हुए इनके वो मुजाहरे कर रहे होते मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के सामने, और गवर्नमेंट जो थी वो उसने बो डाउन हो जाना था। और ये बात वैसे कल लोगों ने की भी, जो कोर कमेटी के इजलास में, उसमें उन्होंने ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है किसने की सबसे पहले वहाँ पे, क्योंकि ये बात हुई मैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे बाकायदा उठाया। उन्होंने कहा जी कि अगर हम संजानी पे बैठे होते तो इस वक्त इमरान खान हमारे पास होता, क्योंकि गवर्नमेंट इतना अरसा रजिस्ट कर ही नहीं सकती थी। और अगर वो रजिस्ट ना करती और हमने वहाँ पे तूफान एक बर्पा किया होता तो गवर्नमेंट जो थी वो बो डाउन हो जानी थी। और उससे पहले जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, एस्टैब्लिशमेंट ने स्टार्ट किए, तो एस्टैब्लिशमेंट एक रास्ता चाहती थी कि एक रास्ता मिले ताकि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनके साथ कुछ गिव एंड टेक किया जाए, फिर उनको संजानी में उनके हवाले किया जाए। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाते। लेकिन वो उस मामलात को छोड़ के, उन मुज़ाकरात को छोड़ के आप उनके घर में घुस के, जब आप किसी दुश्मन के घर में घुसेंगे तो फिर वो ये सलूक तो करेगा। ये सारा फॉल्ट हमारा है। और इमरान खान साहब की बात ना मान के हमने इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। बल्कि वहाँ पे एक और रुकन है, वो सीनियर रुकन है, बड़े पुराने हैं। उन्हें कहा जी हम करना क्या चाहते हैं, क्या हम स्टैब्लिशमेंट को, रियासत को तोड़ना चाहते हैं? अगर हम स्टैब्लिशमेंट को बो डाउन कर देंगे, उन्हें झुका देंगे अपने सामने, तो फिर तो मुल्क खत्म हो जाएगा। तो अगर तो हम मुल्क खत्म करना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक रास्ते पे जा रहे हैं।
और अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को चलाना है, तो फिर हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चलेंगे, हम उसको नाराज कर देंगे, तो फिर ना हम सियासत कर सकेंगे, ना हम मुल्क चला सकेंगे। कल को हमने अगर इक़्तिदार में आना है तो फिर यही एस्टैब्लिशमेंट होगी जिसकी बुनियाद पर हम मुल्क चलाएंगे। तो अगर हम इनको नाराज कर लेंगे, इनको फासले पे कर लेंगे और इनको सरेंडर पे मजबूर कर देंगे, तो कल हम अपने पाकिस्तान को कैसे चला सकेंगे? तो हमारी पॉलिसी गलत है। और जिस शख्स ने भी ये फैसला किया उसने गलत फैसला किया है। हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते। एस्टैब्लिशमेंट कंट्री है, मुल्क है, क्योंकि जब वो गई तो पूरा मुल्क गया। तो हम अगर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो फिर हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो एक कुछ साहब है, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की वहाँ पे, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई तावील नहीं थे कि क्यों हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। ठीक है। सबने कहा जी कि अगर इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बावजूद क्या खान बाहर आया? क्या केसेस ख़त्म हो गए उनके? वो 1.5 साल से जेल के अंदर है। जो प्रोटेस्ट हमने करने थे कर लिए, क्या रिजल्ट निकला उसका? अभी भी अगर हम कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। वो सियासतदानों के साथ करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ करें, को गिव एंड टेक करें। उनको कहें कि हम आपको एक सेफ रास्ता देते हैं, वो हमें एक सेफ पैसेज दें, और उसके बाद फिर खान बाहर आए, खान बाहर आके सियासत करे। और लेकिन इस किस्म की सियासत ना करे जो हमने 26 नवंबर को, 27 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर की थी। इसका हमें नुकसान पहुंचेगा। दूसरा ये है कि अगर वहाँ पर लोग वाकई शहीद हुए हैं, हमारे लोग मरे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन था जो उनको लेके गया वहाँ पे, और कौन था जो उनको वहाँ पे छोड़ के वापस आ गया? और छोड़ के वापस आने वाला जो है ना, उसका मुहासबा होना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि जब आप लोगों को लेके गए थे और आपने कहा था कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, तो वो गैरतमंद पठान तो वहाँ खड़े थे, और जो लोग वहाँ से भागे उनको क्या कहा जाएगा? क्या वो गैरतमंद थे जो वहाँ से भाग के? लोगों ने तो ठीक ठाक लत्ते लिए वहाँ पे, ठीक है, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और बुशा बीवी खामोश रही, बुशा बीवी खामोश थी, और उसके बाद ऑफ कर गई वहां से, ऑफ कर गई। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, यही वो पॉलिटिकल विजडम है जिसे प्रिवेल करना चाहिए हर सियासी पार्टी के अंदर, कि स्टेट के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन स्टेट को हराने की कोशिश ना करें। अच्छा चौधरी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खान साहब के हवाले से, कि खान साहब का आज मुलाकात का कल उनका दिन था और कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। ऑल्दो कि इस वक्त वो एक न्यू टाउन थाना है पिंडी में, उसकी कस्टडी में है, उनका भी एक रिमांड मंजूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसी ने वहां भी कोई अपील दाखिल नहीं की, किसी ने कोशिश ही नहीं की मिलने की। तो क्या खान को अकेला छोड़ दिया गया चौधरी साहब? जुमेरात के दिन क्योंकि फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती थी, उनकी बहनें मिलती थी, बुशा बीवी भी आती थी, बाकी सब लोग भी आते थे। लेकिन ये पहली जुमेरात है इमरान खान साहब की कि जब ना उनकी फैमिली का कोई शख्स वहाँ पे पहुंचा, ना पार्टी का कोई शख्स पहुंचा, ना उनका कोई वकील पहुंचा। कहा जाता है कि फैसल चौधरी साहब ने रब्ता किया था जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन पे। सलमान अकबर राय साहब का भी फ़ोन गया था सुपरिटेंडेंट साहब को, लेकिन ना वो मुलाकात करने के लिए गए, ना उन्होंने किसी का नाम पेश किया, ना इमरान खान साहब की तरफ से कोई नाम आया। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की तरफ से भी मायूसी है कि वो बिल्कुल मायूस हो गए हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो दूसरा पार्टी जो है ना, उनको भी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को कैसे फेस किया जाए, कैसे उनको बताया जाए। अब मेरी ज़ाती मालूमात हैं ये कि अब पार्टी जो पूरा एक जत्था बना के, जिसके अंदर सारे सीनियर लोग होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स लेके इमरान खान साहब के पास जाएंगे और बुशा बीबी के बारे में उनसे डिसीजन करवाएंगे कि आप फैसला करें कि अगर तो बुशा बीबी ने पार्टी चलानी है तो फिर आप उनको पार्टी का चेयरमैन बना दें और दें उनको इख्तियार और इक़्तिदार, वो फिर पार्टी को चलाएं और हमें इजाज़त दें। फिर हम सलाम पेश करते हैं आपको और इजाज़त ले के हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा तो कारोबार ही तबाह हो गया सर। दूसरा, हम एजेंसियों के, गवर्नमेंट के डंडे भी खा रहे हैं और अपना कारोबार भी बंद करवा के बैठे हुए हैं, अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, फिर बेइज्जती भी हो रही है, फिर पार्टी के अंदर से हमें गाली गलौज भी की जाती है। तो हमें फिर आप इजाज़त दें, और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं और हमें रहना चाहिए, तो फिर बुशा बीबी को आप निकालें यहाँ से। और अगर आप बुशा बीबी को यहाँ पे नहीं निकालेंगे तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो एक वाज़े तौर पे इमरान खान साहब के पास जाएंगे और एक जवाब लेके आएंगे, और मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब का जवाब क्या होगा। इमरान खान साहब बुशा बीबी को पुल आउट करें, वो उनको नहीं रखेंगे पार्टी में। अब उनको अंदाजा है कि ये तो खत्म हो जाएगी पार्टी मेरी, और पार्टी बाहर खत्म हो जाएगी, मैं जेल के अंदर खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए एक और इंफॉर्मेशन भी ये है कि जो कैसे कल 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसके बारे में कहा जाता था कि नैब ने अपनी टीम बनाई। नैब ने तो तरदीद कर दी कि हमारी कोई टीम नहीं गई, FIA का केस है ये। लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अब अगर कोई गया टीम या कोई बंदा गया बुशा बीबी को रिमांड या उनका वारंट सर्व करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है पेशावर के अंदर, वो बाकायदा बुशा बीबी तक एक्सेस देगी और उन सब की कोशिश होगी कि बुशा बीबी गिरफ्तार हो जाए।
अच्छा। और गिरफ्तार होकर यहाँ से पेशावर से निकले वो, ताकि वो इस्लामाबाद के अंदर जाके बैठे या वफाकी गवर्नमेंट जो उनके बारे में फैसला करती है वो करें और हमारी जान छोड़े। तो अब मेरा ख्याल है पार्टी नको नक हो गई हुई है, तो अब बुशरा बीबी को वहाँ से ये भगा के रहेंगे और गिरफ्तार करवा के रहेंगे। और केस उनके खिलाफ बड़े खौफनाक बन गए हुए, लोगों के कत्ल के केस भी बन गए अब तो, क्योंकि रेंजर्स को जिस तरह कुचला गया वो जिम्मेदारी तो बुशरा बीबी के ऊपर डाली गई है। 75 लोग हैं पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे केस बने हुए हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे, मेरा नहीं ख्याल कि इन केसेस से ये लोग बाहर निकल सकें। ठीक है नाज़रीन, अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक मैं चीज़ आपको अर्ज करता चलूँ जी कि हमारा कोई भी पाकिस्तानी शहीद होगा, उसकी हलाकत होगी तो हमें दिल से तकलीफ होगी। इस प्लेटफॉर्म से बैठ के आज मैं आपको कह रहा हूं कि 278 लोगों की शहादत का या हलाकत का कहा गया। हम आपको यहां पे कहते हैं कि वो लिस्टें आप हमें फराहम करें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम उनकी फैमिलीज के साथ प्रोग्राम करेंगे, उनके नाम अनाउंस करेंगे, हर वो चीज़ बताएंगे जो आप चाहते हैं अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि 2 या 3 की डेथ्स हैं और उसमें भी नहीं पता कि बुलेट वुंड्स कितने लोगों के हैं। और उसके बाद आप फ़लस्तीन की तस्वीरें लगा के, एम्बुलेंसेस की तस्वीरें लगा के जिनका ताल्लुक ही पाकिस्तान से नहीं है, आप इल्ज़ाम लगाएं कि खुदा न खास्ता ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो शहीद हुए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये पाकिस्तान में आप आग लगा रहे हैं। तो लाशों पर सियासत नहीं करनी है। अगर आपकी कोई भी लाश गिरी है तो उसका इंसाफ मिलना सबसे ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको इंसाफ के अगेंस्ट लेके जाएगी, स्टेट के अगेंस्ट लेके जाएगी अगर आप झूठा प्रोपोगंडा करते हैं तो। 3 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया जी केपीके में। चौधरी साहब के पास सवाल लेके जाते हैं। चौधरी साहब, क्या पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ही कर रही है। 278 लोग तो वाकई मरे हैं, क्योंकि गोली वहाँ पे चली है और बड़ी खौफनाक फायरिंग हुई है और अंधाधुंध हुई है और बड़े बड़े वेपन्स उसमें इस्तेमाल हुए। और मुझे ये भी पता है कि लाशें कहाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ से जाके लाशें रिकवर कर ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वहाँ जाके सारी लाशें गिन लें। वो सारी लाशें जो है ना वो लतीफ़ खोसा साहब के घर में पड़ी हुई हैं। अच्छा। उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं और कितार में रखी हुई हैं और कह रहे हैं कि आए आके गिन लें सारे, क्योंकि ये ऐलान तो उन्होंने खुद ही किया है लतीफ़ खोसा साहब ने कि 278 बंदे। अब देखें राउंड फिगर भी नहीं है, 278 बाकायदा ऐसे जैसे गिन के रखे हैं उन्होंने, काउंटिंग की हुई है बाकायदा, और उन्होंने तस्दीक की हुई है कि जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है इनमें। अल्लाह माफ़ करे, एक शख्स की मौत भी बड़ी खौफनाक होती है उसमें। और रियासत को अपने किसी शहरी के ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए। सिर्फ रियासत होती है, आपको पता है कि रियासत को इख्तियार होता है कि वो किसी को भी मार सकती है, क्योंकि कत्ल का जो मुजरिम होता है उसे रियासत फांसी देती है। इसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं होता। लेकिन रियासत भी इस तरह अंधाधुंध फैसला नहीं करती कभी भी। तो रियासत अगर माँ है या बाप है तो अपना बाप या अपनी माँ क्यों अपने बच्चों को मारेगी? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई जवाब हो सकता है। बाकी लाश एक ऐसी खौफनाक चीज़ होती है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। आप देख लें वर्ल्ड वार सेकंड में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में लाशों को नहीं छुपाया जा सका। और ट्विन टावर जब गिरे तो एक एक शख्स की लाश थी। अफगानिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए सबकी लाशें, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। कोई ऐसी जंग नहीं हुई दुनिया में कि जिसके अंदर अनआइडेंटिफाई लोग रहे हों। अगर आपने इज्तिमाई कब्रें भी बनाई हैं तो लोगों ने, अपने लवाहकीन ने अपने बंदों को तलाश किया है और उनके लिए मोमबत्तियाँ जलाई और उनका नाम दिया है। ये वाहिद ऐसा खौफनाक किस्म का वाक़या है कि जिसके अंदर कोई मुद्दई नहीं है। कोई शख्स सामने आके ये कह ही नहीं रहा कि जी मेरा बच्चा जो है ना उसके अंदर शहीद हो गया या वो हलाक हो गया या स्टेट ने उसको मार दिया। तो भाई ठीक है, लाश नहीं बोल रही, लाशें गवर्नमेंट ने गायब कर दी होंगी, तो जिनके बच्चे मरे हैं क्या वो भी गायब कर दिए हैं गवर्नमेंट ने? वो तो केपी के अंदर होंगे ना जी, वहाँ की फैमिलीज है ना, वो बोले तो सही, गवर्नमेंट ही उनको सामने ले आए। गवर्नमेंट कहे जी ये देखें, ये कह रहे हैं जी कि जी मेरा बेटा गायब हुआ है। फिर हो सकता है कि पोली क्लिनिक के अंदर या फिर पिम्स के अंदर वो जख्मी पड़ा हो, या फिर जो 2500 बंदा गिरफ्तार हुआ है, 2500 बंदा गिरफ्तार हुआ है सारे। हो सकता है गवर्नमेंट ये पेश कर दे कि जनाब ये बंदा तो आपका जेल के अंदर है। सही। और अगर वो बंदा नहीं मिल रहा तो फिर ठीक है, आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वाकई वो जलसे में गया था, जुलूस में गया था, इज्तिमा में गया था। अगर वो गया ही नहीं किसी जगह पे और आप ये कह रहे हैं कि ये मिसिंग है, तो फिर तो जाहिर है आपके पास सबूत कोई नहीं है। तो ये अजीब सा एक हादसा है कि एक कत्लेआम भी हुआ है लेकिन बंदा कोई नहीं है, लाश कोई नहीं है। और क्लेम ये किया जा रहा है जी 20 बंदे मर गए, 50 बंदे मर गए, 150 बंदा मर गया, 278 बंदे मर गए, और गंडापुर साहब कह रहे हैं सैकड़ों बंदे मर गए। और उनका ये भी कहना था कि बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश भी की, कि बुशरा बीबी उससे बहुत पहले निकल गई थी वहाँ से जब ऑपरेशन शुरू हुआ था। ठीक है। ऑपरेशन तो 2 घंटे बाद स्टार्ट हुआ था।
जब ये गंडापुर साहब, बल्कि उस वक्त जब गंडापुर साहब और ये दोनों गाड़ियों में जा रहे थे तो लोग तो उनके सामने लेट के गाड़ियों के, उन्होंने तो रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के साथ लिपट गए लोग। वो जो बागैरत पठान है जिनके बारे में बुशरा बीबी ने कहा था कि ये साथ नहीं छोड़ेंगे, वो तो बेचारे वहां पे तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि आप ना जाएं। और बुशरा बीबी जैसी गैरतमंद खातून जो गाड़ी के अंदर बैठ के निकल गई और अपने बागैरत भाइयों को वहीं छोड़ के चली गई। और उस बेचारों को बाद में लाठीचार्ज होता रहा या फिर आंसू गैस उनके ऊपर होता रहा या अब वो जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा साहब, तो कौन ट्रस्ट करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई लाश ऐसी छुपी हुई है जो किसी जगह पे, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जी 5 लोगों की लाशें थी, कुछ क्लेम करते हैं 8 लोगों की, मैं कहता जी 10 लोग शहीद हुए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं 10, लेकिन ठीक है उसकी फहरिस्त भी होनी चाहिए। उनमें से एक आदमी भी अगर बेगुनाह है तो ज़्यादती है, जुल्म है। तो मैं यहाँ पे दावे से बात करता हूँ जी कि आपके पास अगर कोई फैमिली है, कोई बंदा है, सामने लेके आए। अगर मीडिया फिर आपकी बात नहीं सुनता या आपके साथ खड़ा नहीं होता तो फिर आप मीडिया के बारे में कुछ कहिएगा। बिल्कुल, हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई कुछ पेश तो करो, लिस्ट तो पेश करो। एक लिस्ट दे दी गई है वैसे जिनके अंदर मुख्तलिफ नाम है। अब वो नाम कौन है, किधर से आए, कौन से हैं, भाई उनका कोई पता भी होगा कि उनकी वल्दियत होगी, आईडी कार्ड नंबर होगी, नहीं बस ऐसे ही नाम लिखती है, मोहम्मद जफर है, सैफुल्लाह है।